अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमजद उमर रांझा। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। हमने कहा इस टॉपिक के 3 मेन फ्रंट्स हैं: इंक्रीजिंग द फूड प्रोडक्शन, डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। बायोलॉजी ने प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट के हवाले से ह्यूमन बीइंग की बेतहाशा हेल्प की है। देखिए, हम इस टॉपिक की डिटेल्स में जाने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे कि कहा जाता है कि इंसान कोई 40,000 साल कबल ज़मीन पर आया। पहले 35,000 साल तक इंसान खाना बदोश रहा, ये चलता फिरता रहा, इसका कोई पक्का ठिकाना नहीं था, कोई रिहाइश नहीं थी, यानी ये जिप्सीज़ की तरह लाइफ गुजारता रहा। 5,000 साल पहले इसने एग्रीकल्चर का मेथड इजाद किया, और एग्रीकल्चर जब इसने इजाद कर ली तो इसने कता एराज़ी को साफ़ किया और वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। इससे कबल जब ये खाना बदोश था तो कोई इसके पास खाने पीने की जगह नहीं है, एक जगह से फूड वगैरह और जो चीज़ें ये चल फिर के ढूंढ के खाता था वो ख़त्म हो गई तो अगली जगह मुंतकिल हो जाता था। 5,000 साल कबल जब एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन जिसको कहते हैं, इनकलाब आया, तो ये एक जगह पे रुका और वहाँ पे रह के इसने खेती बाड़ी शुरू की और अपने लिए फ़ूड पैदा करनी शुरू की। कहा जाता है 200 साल पहले, 200 ईयर्स अगो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, दुनिया में सनती इनकलाब आया, जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। ये एक सो कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन है, इसने बड़े रेड किस्म के एनवायरनमेंट के ऊपर असरात छोड़े हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है, जो सनती इनकलाब है, इसने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बहुत बेहतर किया, इसने इंसानी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा बेहतर किया। देखिए, क्लॉथ इंडस्ट्री आई, शूज़ इंडस्ट्री आई, प्लास्टिक इंडस्ट्री आई, फिर ये टेक्नोलॉजी आ गई, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कितनी सहल हो गई आज लाइफ। ये जो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ये जो मैं आपसे मुखातब हूँ, ये भी इसी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से है, इसी का क्रेडिट जाता है। लेकिन इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया। इसने जो सिटी सीवेज है, जो शहरों से निकलने वाले जो गंदा पानी है, उसने बड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब किया। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं, जो इंडस्ट्रीज से, जो संतों से निकलने वाले जो एफ्लुएंट्स हैं, जो उनके वेस्ट मटेरियल्स हैं, जिसमें सॉलिड वेस्ट है, लिक्विड वेस्ट है, गैस वेस्ट है, ये सारा। इसी तरीके से ऑटोमोबाइल्स, ये जो गाड़ियां हैं जो ऑयल पर चलती हैं, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा जो है एयर को पोल्यूट किया। तो हर तरह की पोल्यूशन इन ऑटोमोबाइल से, इंडस्ट्री से और इंसानों की गैदरिंग्स से, इंसानों के हुजूम से पैदा हुई, जिसमें नॉइज़ पोल्यूशन है, जिसमें एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है और लैंड पोल्यूशन, चारों तरह की पोल्यूशंस पैदा हुई। इसकी वजह से ऑटोमोबाइल्स का जो स्मोक होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा लेड होता है। आप केमिस्ट्री में देखेंगे कि ये लेड जो है किस शक्ल में और क्यों पेट्रोल प्रोडक्ट्स के अंदर, यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर क्यों ऐड अप किया जाता है। ये एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। लेकिन ये जो लेड ऑक्साइड्स हैं, यानी ये जो स्मोक होता है गाड़ियों के साइलेंसर से निकलने वाला, ये इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इसी तरीके से क्रोमियम, जो कि टैनरीज से रिलीज़ होता है। टैनरीज क्या है? चमड़ा रंगने के जो कारखाने हैं। पाकिस्तान में कसूर शहर के अंदर बहुत सारी टैनरीज लगी हुई हैं। इनके अंदर क्रोमियम एक हैवी मेटल है, क्रोमियम, जो टैनिंग के तौर पे यूज़ होती है। तो वहाँ के जो एफ्लुएंट्स हैं, यानी जो वाटर एफ्लुएंट्स हैं, लिक्विड एफ्लुएंट्स, उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्रोमियम होता है और ये हाईली कार्सिनोजेनिक है, ये कैंसर काजिंग है, ये कैंसर जनरेट करता है। और पाकिस्तान में जो बहुत ज़्यादा कैंसर पेशेंट्स आते हैं वो कसूर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं इस वजह से। अब हम देखते हैं बायोलॉजी ने प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट में हमारी क्या खिदमत की, हमें क्या हेल्प आउट किया है। सबसे पहले बायोलॉजी ने इस इशू को एड्रेस किया है, बताया है लोगों को कि आप इंडस्ट्रीज़ लगाकर, आप ऑटोमोबाइल्स बढ़ाकर, आप सिटी सीवेज से आप अपने एनवायरनमेंट को, जो कि आपका हैबिटेट है, जिसमें आप रहते हैं, आप उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इस इशू को एड्रेस किया है। दूसरा, बायोलॉजी ने बताया है कि ये जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं, इनको इंडस्ट्री से निकलने से पहले ट्रीटमेंट प्लांट में से गुजारा जाए, तो ट्रीटमेंट प्लांट्स इंस्टॉल किए जाएं। ये जो एफ्लुएंट्स हैं, ये एनवायरनमेंट में जाने से पहले इनकी प्रोसेसिंग हो, इनके अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है वो अलग कर लिए जाएं, ताकि वो जो एफ्लुएंट्स हैं वो एनवायरनमेंट के लिए टॉक्सिक ना हो। एक और तरीका हमें निपटने का बताया है बायोलॉजी ने, उसको कहते हैं बायो रेमिडिएशन।
बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और रेमेडी इलाज को कहते हैं, रेमेडी ट्रीटमेंट को कहते हैं। व्हाट इज़ बायोरेमेडिएशन? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। डिग्रेडेशन और रिमूवल ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स और टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द एनवायरनमेंट बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल एलजी को इस्तेमाल किया जाता है बायोरेमेडिएशन के लिए। ये जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है, जो लिक्विड वाटर है इसके अंदर एलजी ग्रो की जाती है, एलजी बायो एब्जॉर्प्शन करती है, उसके अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, जो ख़तरनाक हैवी मेटल्स हैं, उनको एलजी बायो एब्जॉर्प्शन उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और एनवायरनमेंट को साफ़ कर देती है। यहाँ पे मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊँगा, अक्सर पूछा जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बायोरेमेडिएशन, बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड बायो पेस्टिसाइड्स। तो बायोरेमेडिएशन बेसिकली एनवायरमेंटल पोल्यूशन को डिग्रेड करने का या इसको रिमूव करने का एक मेथड है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल होता है। यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू रिमूव एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स और टॉक्सिक सब्सटेंसेस कॉल्ड एज बायोरेमेडिएशन। बायोलॉजिकल कंट्रोल के यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू कंट्रोल पेस्ट्स, और पेस्ट्स मैंने बताए थे जो कल्टिवेटेड क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं उनको पेस्ट कहते हैं। तो पेस्ट को कंट्रोल करना बायोलॉजिकल कंट्रोल, और एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल करना बायोरेमेडिएशन। और तीसरा टर्म थी बायो पेस्टिसाइड्स। वो मैंने कहा था कि नेचुरल कुछ प्रोडक्ट्स को यूज़ करके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके अगर हम पेस्ट को कंट्रोल करें तो उसको बायो पेस्टिसाइड्स कहते हैं। अब हम देखेंगे एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से, इस कुर्रे अर्ज़ पर इंसान की वजह से जो है बहुत सारी स्पीशीज़ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हो गई हैं। कुछ स्पीशीज़ तो एक्सटिंक्ट हो गई हैं इंसान की अराइवल से, और कुछ जो हैं वो एक्सटिंक्ट के करीब हैं, उनको इंडेंजर्ड स्पीशीज़ यानी खतरे में है वो एक्सटिंक्शन के, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहा जाता है। Extinct species, the species whose last member has died from the earth planet, has gone from the earth planet, there isn't left any single member of the species are called as extinct species यानी नापैद species। इसमें हमारे पास एग्जांपल है डायनासोर्स की जो कि ज़मीन से ख़त्म हो चुके हैं आज। दूसरी एग्जांपल हम तस्मानियन टाइगर की दे सकते हैं। तस्मानियन टाइगर जो है वो ख़त्म हो चुका है। इंडेंजर्ड स्पीशीज़, ये वो स्पीशीज़ हैं जो खतरे में हैं। द स्पीशीज़ विच इफ़ नॉट प्रोटेक्टेड वुड सून बी एक्सटिंक्ट। अगर इन्हें प्रोटेक्ट ना किया गया तो ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। इनको इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहते हैं। बहुत सारी स्पीशीज़ इंडेंजर्ड हैं, जैसे पाकिस्तान में दरियाए सिंध के अंदर जो ब्लाइंड डॉल्फिन है, जो फ्रेश वाटर की वाहिद डॉल्फिन है दुनिया में, जिसको ब्लाइंड डॉल्फिन या इंडस डॉल्फिन कहते हैं, वो इंडेंजर्ड स्पीशी है। बहुत कम उसके एनिमल्स रह गए। अगर उस रिवर के अंदर फिशिंग को कंट्रोल ना किया गया, उसकी पोल्यूटेड वाटर की उसके अंदर जो नकासी हो रही वो ना रोकी गई, तो इंडस डॉल्फिन भी एक एक्सटिंक्ट स्पीशी बन जाएगी। अब हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर जो मामला है इसका पोल्यूशन का, वो किस तरह का है। कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर पोल्यूशन एक नेशनल प्रॉब्लम है, और भी हमारे बहुत सारे नेशनल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन पोल्यूशन भी एक नेशनल प्रॉब्लम है हमारे मुल्क का एक नेशनल प्रॉब्लम है। हमारे ऑटोमोबाइल्स में लेड इस्तेमाल होता है, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर लेड इस्तेमाल होता है। हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं लगे हुए हैं, वो वहाँ से एफ्लुएंट्स खारिज करती हैं, क्रोमियम जिसमें होता है। दूसरी हैवी मेटल्स होती हैं जो कि रिवर्स के अंदर, लेक्स के अंदर, कैनाल्स के अंदर जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको डिस्टर्ब कर रही हैं। ज़ाहिर है वहाँ पे लाइफ है, उसको भी बहुत ज़्यादा इर्रिपेयरेबल किस्म का नुकसान हो रहा है। और इसके अलावा पाकिस्तान में जो है वो गाड़ियों के अंदर से निकलने वाला जो स्मोक है उसके ऊपर भी कोई लेजिस्लेशन नहीं है, कोई लॉ नहीं है, और वो बेताशा चल रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे जानदार हैं जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आते हैं, जिसमें उबारा बस्टर्ड है जो कि सोवियत यूनियन से उड़ के परिंदा आता है, इंडस डॉल्फिन है, और इसी तरीके से इंडियन एस है। बहुत सारे और स्पीशीज़ जैसे कि पाकिस्तान का कौमी जानवर जो मारखोर है वो भी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में है। ये हमारा नेशनल एनिमल है मारखोर, ये भी जो है वो इंडेंजर्ड स्पीशी में है। हमें इसे भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। हमारा साइन है मारखोर, वो भी ख़तरे में है। एक आखिरी बात जो प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट के हवाले से मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा, इस कुर्रे अर्ज़ के ऊपर, इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर एक स्पीशी है जो एक्स्ट्रा है, जिसकी ज़रूरत नहीं है, वो है हम इंसान, ह्यूमन बीइंग्स। हमारी वजह से सारी पोल्यूशन है। आप किसी जंगल में चले जाएं, वहाँ जंगली जानवर रहते हैं, बेशऊर जानवर रहते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको गंदगी नज़र नहीं आएगी। ये गंदगी हम फैलाते हैं, तो हम यहाँ पे गैर ज़रूरी हैं, अननेसेसरी हैं, ऊपर से आए हुए हैं,
कहीं से हमने ऊपर से छलांग लगाई है, हम इस कुरे अर्ज़ के नहीं, क्योंकि हम इस कुरे अर्ज़ को ख़राब कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन काज कर रहे हैं। तो ये था हमारा टॉपिक, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। इसकी हल्की सी समरी मैं आपको बता दूं। हमने इस टॉपिक में देखा, एग्रीकल्चर को डिस्कस किया, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन 5000 साल कबल आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 200 साल कबल आया सॉरी, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने एनवायरनमेंट को पोल्यूट करके रख दिया। हमने कहा कि लेड हमारी फ़िज़ा में शामिल हो गया, क्रोमियम हमारे पानियों में शामिल हो गया, जिससे कैंसर पैदा हो रहा है और बहुत सारी सांस की रिस्पिरेटरी और हार्ट डिजीज़ पैदा हो रही हैं ये गंदी हवा, पोल्यूटेड एयर की वजह से। फिर हमने कहा बायोलॉजी ने इस इशू को एड्रेस किया है, बायोलॉजी ने ट्रीटमेंट प्लांट्स का बताया इंडस्ट्रीज़ में लगाएं, बायोलॉजी ने बायोरेमेडिएशन का तरीका बताया है, बायोलॉजी ने बताया कि ये स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ यू, एंड ये स्पीशीज़ एंडेंजर्ड हैं, अगर आपने इन्हें प्रोटेक्ट ना किया तो ये ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा आपके लिए। और लास्ट पे पाकिस्तान के हवाले से हमने बात की कि पोल्यूशन इज़ आवर नेशनल इशू, नेशनल प्रॉब्लम, वी नीड टू एड्रेस दिस इशू, वी नीड टू डू समथिंग practically now to eradicate this issue from the Pakistan, and we should make the Pakistan clean and green and beautiful. Thank you very much.